सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू न्यूज एनालिसिस में हमारे पास 1 और 2 फरवरी दोनों का न्यूज है और आज का एनालिसिस थोड़ा सा लंबा होगा। नंबर ऑफ पेजेस इन द पीपीटी देख के घबराना नहीं, 61 पेजेस है। और घबराना इसलिए नहीं है कि बोलोगे सर एक तो पहले शौक देते हो 61 पेज ऊपर का, घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि जो बीच के पेजेस है ना, लमसम 10 से 15 पेज ले लो फॉर अ सेफर साइड। उन 10-15 पेजेस में ग्राफ्स हैं, हमें उनमें कुछ कुछ चीजों को, बारीक चीजों को पकड़ना है। और ये ग्राफ रिलेटेड है आपका इकोनॉमिक सर्वे से, क्योंकि आज मैडम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी बजट पेश कर रही हैं और 12-22 हो चुका है। एंड आई गेस अभी तक जितना मेरे पास अपडेट आया है, आर्टिसंस और इनके लिए भी बजट में एलोकेशन किया है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी चीजें हैं, फार्मिंग से भी रिलेटेड है, टूरिज्म सेक्टर में भी रिलेटेड है। तो बहुत सारी बातें हैं। एंड आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि इफ यू वांट अ फुल फ्लेजेड सेशन ऑन यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे रिगार्डिंग योर एग्जाम, तो विल कंडक्ट दैट आल्सो, राइट। तो अभी तो चलेगा, ये पूरा महीना आपको बजट चलेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कभी कभार बजट से, इधर उधर से हिला डुला के। तो जितने आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इफ यू हैव एनी डाउट, राइट। क्योंकि आई कैन जस्ट एक्सपेक्ट कि इसमें डाउट हो सकता है। इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट, आईलेट और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, तो प्रॉब्लम आती है, आनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। वो होता है ना कि लेस स्टडी लेस टेंशन, मोर स्टडी मोर टेंशन, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो चलिए एक बार देख लें क्या क्या है। जीडीपी ग्रोथ 6.5% इन 2023-24 सर्वे। देखो, जो हमारे सीईए है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जानेंगे क्या होता है सीईए, ठीक है। उन्होंने फोरकास्ट किया है 6 से 6.8% का। और आज वर्ल्ड बैंक ने अपने आउटलुक सर्वे में भी बताया कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट लमसम 6.1 से 2% के आसपास रहने वाला है। और इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, क्या होता है बजट। अच्छा, सबने हलवा खाया होगा, लेकिन हलवा सेरेमनी भी सुना होगा। अगर नहीं सुना तो वो भी जान लेना आज की क्या होता है हलवा सेरेमनी। तो हलवा सेरेमनी लिटरली हलवा बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास। शांति भूषण, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर एंड बैकर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डाइज। बहुत मतलब एक उम्र हो जाती है इंसान की। 97 के थे शांति भूषण साहब। और शांति भूषण सर जो है वो बहुत उम्दा किस्म के लॉयर थे, जो आज हम अपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या फिर कहें कि प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट वो नहीं कर सकते, इतना जो बोल पा रहे हैं, ये कुछ एक आध लोग थे हमारे स्टालवर्ड्स, जो लॉ के स्टालवर्ड्स थे। उसमें से एक हमारे शांति भूषण साहब भी थे। और शांति भूषण साहब को मतलब कुछ ऐसा मत समझना कि ही वाज अ यूनियन लॉ या फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे, ऐसा डाल दिया गया कि लॉ मिनिस्टर की डेथ हो गई। ये कोई मामूली लॉ मिनिस्टर नहीं थे। ही वॉज द मैन बिहाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर। ही वॉज द मैन बिहाइंड द फेमस केस राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी। ही वॉज द मैन बिहाइंड द एडीएम जबलपुर जजमेंट। बहुत सारी बातें हैं, सबको करेंगे इसमें। और मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ही समझ लो, बेसिक स्ट्रक्चर पे केस का एक पूरा डिटेल एनालिसिस, 42 मिनट्स का एनालिसिस डाला है, जिसमें 5-6 केसेस, बहुत सारे आर्टिकल्स, कैसे 9 शेड्यूल आया, क्यों जरूरत पड़ी 9 शेड्यूल की, कैसे बेसिक स्ट्रक्चर बना, ये सब उसमें हमने एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज वीडियो को देखना और उसमें कोई डाउट आए तो प्लीज बताना, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का टॉपिक और हर जगह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज द फाइनेंस कमीशन, ये कल का है, इसमें वाईटी लिखा रहेगा, ये यस्टरडे समझ लेना, ये यूट्यूब मत समझना, मेरा वाईटी मतलब यस्टरडे होता है। और जस्टिस जी रोहिणी की कमीशन है ओबीसी से रिलेटेड, उसको देखेंगे। वर्ल्ड लेप्रोसी डे लास्ट संडे ऑफ जैन को मनाया जाता है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो क्या है, थीम क्या है, सब चीजें सबको जानेंगे। सॉरी। आंध्र प्रदेश कैपिटल शिफ्टेड टू वाइजैग, विशाखापट्टनम में शिफ्ट हुई है आंध्र प्रदेश का कैपिटल। और इसको देखने से के लिए हमारे पास एक चीज देखना होगा जरूरी, दैट इज द आंध्र प्रदेश में एक 3 कैपिटल पॉलिसी थी, क्या होगा उसका। और मोर ओवर ये जो कैपिटल का जो इशू है ना आंध्र प्रदेश में, ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी, तो उसको भी थोड़ा सा देखेंगे और स्किम करेंगे उसके थ्रू। तो आई होप कि सेशन में मजा आएगा। और बताना कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो, और बेसिक स्ट्रक्चर का वीडियो जरूर देखना, ठीक है। ये है जीडीपी टू ग्रो 6.5% इन 2023-24 सर्वे। इसको जानने से पहले एक चीज जानेंगे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में थोड़ा सा, ठीक है।
देखो, इकोनॉमिक सर्वे नाम की एक चिड़िया होती है, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। सर ये 23-24 लिखो ना, सर्वे 22-23 क्यों लिख लो, बताते हैं। और एक चीज होती है बजट। अच्छा, एक चीज याद रखना कि बजट जो है ना वो कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। बजट को आप जब कॉन्स्टिट्यूशन में खोजने जाओगे तो आर्टिकल 280 में आपको मिलेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, अब बजट को एक तरह से और बही कहा जाता है बही खाता, ये याद रखना, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, ट्विटर पे देखे होगे कि निर्मला सीतारमण साहब मैडम ये बही खाता पेश कर रही हैं आज। बही खाता होता है बजट, आपका होता है ना, आप भी बनाते हो बजट कि यार इस महीने का बजट हिल गया यार, इस महीने नहीं हो पाएगी पार्टी, अभी तो बजट हिल गई, इस साल की इस साल का बजट, आप महीने का बजट बनाते हो ये, लेकिन ये देश का बजट है, इसका साल का बनाना पड़ेगा। तो बजट हमेशा रनिंग ईयर का होता है, 2023-24 का होता है, और इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का होता है। और इकोनॉमिक सर्वे आप पिछले साल का लेते हो कि 22 से 23 में कैसा रहा हमारा परफॉर्मेंस, और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको इस चीज पे दिख जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे का इफेक्ट आपको बजट पे दिखता है, ठीक है। और बजट का रियल अगर बात करोगे तो बजट को रियल टर्म में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म उठाओगे, अगर आप लीगल टर्म उठाओगे, तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ना कि बजट। बजट नाम का कोई वर्ड है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। इकोनॉमिक सर्वे एक साल पहले, और बजट मतलब रनिंग ईयर्स का रहेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ कल। इकोनॉमिक सर्वे, देखो इकोनॉमिक सर्वे जो है ना, थोड़ी एक आध दो चीजें जान लेते हैं, उसके बाद हमें आसानी होगी। वो देते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो भी होंगे वो इकोनॉमिक सर्वे बनाते हैं, ठीक है। उनकी उनकी पूरी टीम बनाती है। और फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे, जो भी होंगी फाइनेंस मिनिस्टर, वो उस इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट करेंगी, ठीक है। वो बताएंगे कि ये था इकोनॉमिक सर्वे हमारा पिछले साल का, ऐसे ऐसे हमने काम किया, ये एलोकेशन था, ये डेवलपमेंट करा हमने, यहाँ यहाँ स्कीम्स हम लोगों ने बनाई, और आगे का हमारा इस तरह का टारगेट होगा। और वो चीज हम बजट में शो ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो बनाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूव करता है, और फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाता है। ये बातें क्लियर है। अब समझना है कि इकोनॉमिक सर्वे में, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारी बातें की गई। इसको हम हटाते हैं यहां से। देखो, हमारा मेन टॉपिक है आज का इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। हमारा मेन टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में हम क्या करते हैं कि बताते हैं कि क्या क्या रहा और क्या क्या आगे का फोरकास्ट होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक का हमने बताया, जीडीपी फोरकास्ट किया हमने 6.8% तक, अभी आगे जानने को मिलेगा। और वर्ल्ड बैंक ने हमारी जीडीपी फोरकास्ट की 6.2 के आसपास। तो ओवरऑल अगर बात करें 6 से लेकर के 6.8% तक इंडिया की जीडीपी रहने वाली है इन 2023 टू 24। बेसिक सी बात है, आई गेस कि अब समझ में आ गया होगा ज्यादा अच्छे तरीके से। चलिए देखते हैं। 6.5% टू ग्रो, ये सर्वे में बताया गया। और भी बात है सर्वे में, ऐसा नहीं है कि एक लाइन लिखी गई, सर्वे में पूरा 3 से 4 लाइन का एक वो आया है स्टेटमेंट। इस पे हम बाद में आएंगे, इस पे रुक जाओ, ये फोटो बड़ा काम का चीज है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पहले जानते हैं कौन है, सीईए। तो एडवाइजर है केवी सुब्रमण्यम, केवी सुब्रमण्यम है। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, वो पोस्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, एंड इज इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होते हैं। सीए इज द एक्स ऑफिशियो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। अगर आपके पास आएगा कि सीए कौन सा एक्स ऑफिशियो होता है, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे का कार्डर होल्ड करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये बहुत लोग कैडर बोलते हैं, बहुत लोग कार्डर बोलते हैं, तो इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। सीए इज द हेड ऑफ इकोनॉमिक डिवीजन। ऑब्वियसली अगर वो इकोनॉमिक सर्वे बना रहे हैं तो हाउस होल्ड के तो डिवीजन के होंगे नहीं, वो इकोनॉमिक डिवीजन के हैं। 2009 तक सीए की पोजीशन यूनियन पब्लिक सर्वे यूपीएससी अपॉइंट करता था। 1970 तक सारे सीए मेंबर थे इकोनॉमिक सर्वे के। सीए रिपोर्ट्स डायरेक्ट करता है, सीए डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा फाइनेंस मिनिस्टर को, ठीक है।
painting an exuberant picture of the Indian economy prospect thanks to the new age reforms undertaken in 2020. Economic survey tabled by the Finance Minister Nirmala Sitharaman in Parliament on Tuesday asserted that not only were the pandemic induced blues over, but the outlook for the years ahead was also rosier than the pre-COVID years. उन्होंने कहा कि पैंडेमिक का ब्लू खत्म हो चुका है और कोविड से पहले जैसा ब्लूम था उससे भी अच्छा हम इस बार करेंगे, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बताया गया। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे की चीजें जान गए। अच्छा, व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे, अभी सब चीज बता दिया। रिपोर्ट रिलीज बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री डिटेल करता है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा था आपका पिछले साल पे। ये अब इस पे बाद में आएंगे, इसको रोको। अभी हमारा काम है एक चीज समझना कि सर इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का थीम क्या था, उसके बाद जाएंगे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। इकोनॉमिक सर्वे का थीम था इस बार का G20। वो हर साल अलग अलग थीम होता है। लास्ट ईयर पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कराया गया था, मतलब एक मैप बनाया गया था। और इस बार की अगर बात करें तो आपके पास G20 का थीम। अच्छा, G20 का थीम क्यों लिया? अरे G20 इंडिया चेयर कर रहा है इस बार। इंडिया जो है वो G20 को चेयर कर रहा है, ठीक है। और इंडिया जब G20 को चेयर कर रहा है तो हमें हर जगह, इवन अगर आप लोग दिल्ली से हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करना, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से JTB नगर तक आना, वहां पर हजारों बैनर्स मिल जाएंगे G20 के, ठीक है। तो G20 इस तरह से है। अच्छा, इसमें एक दो बातें और करनी है, जैसे G20 में याद रखना एक सिस्टम होता है ट्रोइका, ठीक है। ट्रोइका सिस्टम पे काम करता है। जिनको नहीं पता ट्रोइका सिस्टम वो एक बार देख लो। ट्रोइका सिस्टम में होता है कि जो पहले था, इसको रख लेते हैं, था, है और होगा, ये तीनों मिलके काम करते हैं। पहले कौन था? बाली। अच्छा, बाली कैपिटल है इंडोनेशिया की, और है अभी न्यू दिल्ली यानी इंडिया, और होगा साउथ अफ्रीका। तो नेक्स्ट ईयर इनका है, तो इस हिसाब से वो चलते रहेगा, तीनों ट्रोइका में काम होते रहता है, ठीक है। G20 आपका 1999 में बना था एक ग्रुप, वो है, और इसका रेगुलर मीटिंग्स होते हैं। लास्ट ईयर बाली इंडोनेशिया ने हेल्ड किया था, और इससे चलते चला जाएगा आगे आगे, ठीक है। तो इस बार का थीम याद रखना G20 है। चलिए, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि इस तरह से चीजें फंक्शन करेंगी। ये इन्होंने फोरकास्ट किया कि सर फिजिकल डेफिसिट 6.4 रहेगा जीडीपी का, CPI इन्फ्लेशन 6.8 होगा, WPI इन्फ्लेशन 11.5% होगा। कुछ कुछ डेटा याद भी होना चाहिए। फॉरेक्स रिजर्व हमारा डिप किया है, और ग्रोथ रेट डिप किया है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी डिप किया है, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व में आपको श्रीलंका का बड़ा अच्छा एग्जांपल देके समझाएंगे, टेंशन मत लेना। देखो, CPI जो होता है वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इतना याद रखना। अभी फिस्कल डेफिसिट, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये सबने सुना होगा कि भाई साहब कमाई कुछ नहीं है, खर्चा बहुत हो जाता है। वैसे यहाँ है, मान लो कि हमारे सरकार का आमदनी है 1000 रुपये, ये 10,000 लिख गया, वेट, मान लो हमारे सरकार का आमदनी है 1000 रुपये, ठीक है, ये इनकम है हमारी, और एक्सपेंडिचर है 1200 रुपये, डिफरेंस निकाल लो 200 रुपीज, तो इतना हम डेफिसिट में है, 200 रुपए का डेफिसिट है, तो इसी हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कितना होगा? 6.4% ऑफ जीडीपी। इन्फ्लेशन क्या होता है? प्राइस राइज ऑन अ लेमन टर्म। और CPI इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन 6.8% का होगा। अच्छा हाँ, ये अगर ज्यादा रहता तो प्रॉब्लम है, इट कैन किल योर इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन कितना है? 11.5%। बस इसको हमें थोड़ा मैनेज करना होगा आगे जाके। आई होप कि ये पूरा चार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट्स टोटल इनकम। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। सिंपल, एकदम डॉट रखना है चीजों को, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेट कर देना है। और इस तरह के टर्म्स के डेफिनेशंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। MH सेट ने, स्लैट ने पूछा। इवन आई रिमेंबर वन ऑफ द टाइम वन ऑफ माई स्टूडेंट, यस, ही वाज गिविंग द इंटरव्यू फ्लैट, एंड उनसे पूछा गया था, बिकॉज ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स इन 12th। और एक आधा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बच्चे ना BBA प्रेफर करते हैं, BBA प्रेफर कर देते हैं, BSc या BA प्रेफर, जो भी है। ऐसे टर्म्स अगर न्यूज में है और सामने वाला पर्सन, भाई साहब, अगर आपका इंटरेस्ट लेने पे आ गया हो तो वो छोड़ेगा नहीं। तो फिजिकल डेफिसिट, इन टाइप की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए आपको। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इन सब का
इंतजाम कर दिया है मैंने जिसमें, ठीक है, तभी ये पीपीटी इतने लंबे पेज का है भी, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट समझ में आ गया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। जब सरकार की आमदनी कम हो और खर्चा ज्यादा कर रही हो तो जो डिफरेंस आएगा वो डेफिसिट होगा, मतलब उतने आप कम में हो। अगर लेट सपोज कि 1000 रुपए आप अर्न कर रहे हो और अब 1200 रुपए खर्च कर रहे हो, मतलब 200 रुपए के कर्ज में हो आप, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इन्फ्लेशन एक ब्रॉड मेजर होता है जिसमें लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल ये सब देख लेते हैं कि देखो प्राइस राइज होगा ना तो लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप कम हो जाएगा। पाकिस्तान देख लो ना, अभी देख लो पाकिस्तान, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। एक आई वाज वाचिंग इंस्टाग्राम यस्टरडे एंड आई सॉ रील कि उस रील पे कोई एक पाकिस्तानी पर्सन था, वो रोटी के साथ वो खा रहा था चिप्स, तो बोलता है कि ये रही रोटी ये रहा चिप्स, इतने में इतना ही मिलेगा, महंगी बहुत है सामान बाहर। तो इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ सीरियस अलार्मिंग इशू कि वी हैव अ नेबरिंग कंट्रीज हु आर जस्ट, वो इतना पीछे हैं कि कोई हिसाब नहीं है। जहां हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम 6.5, 7, 8% का जीडीपी फॉरकास्ट करें, वहां पर उनकी जीडीपी पीछे जा रही है और बहुत अच्छे स्पीड से पीछे जा रही है। तो ये रही इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन द प्राइस ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा अब आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द मेजर ऑफ द एवरेज चेंज ओवर अ टाइम इन द प्राइसेस पेड बाय अर्बन कंज्यूमर फॉर अ मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। देखो जैसे लेट सपोज कि ये एक डिजिटल पेन है, इसको आज खरीदने का है आपको, मान लो कि 100 रुपए में बिक रहा है, ठीक है, आने वाले टाइम पे ये 1000 में बिक रहा है, तो क्या हुआ ओवर अ टाइम वो जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी ना ऑब्वियसली। जो चीज 100 में मिल रहा है अगर वो अगले साल 1000 में मिल जाए, तो अगर ये 10 बिक रहा है तो 8 बिके, 7 बिके, इस तरह की चीजें होती है। होता है ना कि कभी अगर मार्केट जाओ सब्जी लेने जाते हो तो पूछते हो कि यार आलू कितने का है, तो 35, यार महंगी हो गई है, 30 की मिलती थी पहले, है ना। प्याज में सबने देखा है ये प्याज का तो भाई साहब रेट अलग ही लेवल पे गया है। अच्छा आप अगर सब्स्टिट्यूट करते हो सीपीआई में, देखोगे कि बहुत गलत होता है सीपीआई। अगर ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया सीपीआई में तो प्रॉब्लम होगा और डायरेक्ट हम में आप इफेक्ट होते हैं। लेट सपोज कि जैसे कोई एक ब्रांडेड कपड़ा है, ठीक है, एनी क्लॉथ ऑफ मुफ्ती और एनी ब्रांड लाइक लिवाइस या जो भी है, मुफ्ती की एक टी शर्ट या फिर यूएसपी यूनाइटेड स्टेट्स पोलो एसोसिएशन की अगर एक टी शर्ट 2500 की आती है, अगर वही चीज बढ़ के 3500 4000 रुपए की हो जाए तो क्या हर इंसान खरीदेगा? जो कल खरीद रहा था 4000 की वो क्या करेगा, अरे यार कोई नहीं यूएसपी की 4000 की है ना, 2000 में 2 ले लेते हैं कोई और। तो ये इफेक्ट आता है। इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में आया था और 1964 में इसको बजट के साथ पेश किया जाता है, लेकिन उसका बदल दिया गया। अब 1 फरवरी को इकोनॉमिक सर्वे आता है, 2 फरवरी को बजट आता है, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस आता है, ठीक है। ऐसे ही ये चीज जाती है। वैलेंटाइंस को सीरियसली मत लेना, रेडियो डे है 13 फरवरी, इसको सीरियसली लेना। तो इसमें एक बात आ जाती है, इकोनॉमिक सर्वे 1 तारीख और बजट 2 तारीख, ये याद रखना बस, ठीक है। और हमारा ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। जीडीपी ग्रोथ क्या आता है? अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप द सर्वे प्रोजेक्ट्स अ बेसलाइन जीडीपी, उन्होंने बताया 6.5 तो जाएंगे, हद मार के 6.5 जाएंगे हम, उससे ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हाँ 6.5 रहेगा हमारा प्रोजेक्शन। ब्रॉडली कंपेयर किया गया था आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के उससे। ये डायरेक्ट जो स्टेटमेंट है ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पेज से स्टेटमेंट उठाया, एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पेज, ठीक है। द एक्चुअल आउटकम फॉर द रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोबेबली 6 से 6.8% के बीच उन्होंने कहा है कि लास्ट नेक्स्ट ईयर जब हम सर्वे कर रहे होंगे तो 6.8% तक का हमारा रहेगा और हद मार के 6.5% तो जाएंगे चाहे जो कर लो, ठीक है। थीम आप लोग को पता ही है G20, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, याद रखना उसमें कि कौन कौन से कंट्रीज हैं, वो याद रखना कि इंडोनेशिया, इंडिया, उसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, मिस्टेकनली सेड साउथ अफ्रीका, ब्राजील फिर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो उस तरह से चलता है, था, है और आने वाला, ये चीज याद रखना। अच्छा ये चैप्टर 1 से उठाया है, रिकवरी कंप्लीट। इन्होंने कहा कि अच्छा मैडम ने क्या कहा था स्टार्टिंग में, रखना कि ब्लू जो था उसको हम ठीक कर रहे हैं और हम उभर चुके हैं उस चीज से, और ये चीज हुआ भी है। ये जब आप ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ यू बना है और फिर ये रिकवर कर रहा है, ठीक है, यहां तक था और ये देखो ये रिकवर कर रहा है, ये रिकवरी ग्राफ है, ये हमारा इकोनॉमी अब रिकवर कर रहा है विद टाइम। तो अब ये देखो 4.5 से ऊपर आ रहा है और हमारा प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं यहां पर है 6.5 के आसपास,
नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रिफॉर्म्स इन लास्ट 1.5 ईयर्स, पिछले साल में कितने कितने हम लोगों ने रिफॉर्म्स किए। अच्छा, इस वाले पेज को ना अच्छे से देखना, क्योंकि ये रिफॉर्म्स आपको हेल्प करेगा जानने के लिए स्कीम्स के बारे में। ये कुछ कारण से स्कीम्स के बारे में है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हम आधार लेके आए, आधार का जजमेंट भी है ना। आर्टिकल 21 आ जाता है आधार में, राइट टू प्राइवेसी, केस पोटास्वामी केस। और आधार का एक अलग केस भी है जो मनी बिल बना के इसको पास किया गया था, याद रखना। प्रधानमंत्री जनधन योजना है, मोबाइल कनेक्शन है और नेशनल पेंशन स्कीम है। सॉरी, बैंकिंग रिफॉर्म्स में हमारे पास रिजोल्यूशन है, रिकैपिटलाइजेशन, मर्जर्स एंड प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन बताना कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। लिबरल, अच्छा इंदिरा गांधी, माय बैड, ये एलपीजी रिफॉर्म से रिलेटेड है। इंदिरा गांधी के टाइम पे बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था और प्राइवेटाइजेशन एलपीजी से स्टार्ट हुआ 1992 ऑनवर्ड्स। डिजिटल पब्लिक गुड्स, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डिजिटल इंडिया, केवाईसी, उमंग और डिजी लॉकर, ये सब चीजें हैं। ईज ऑफ लिविंग में पीएम आवास योजना, अमृत स्कीम, जल जीवन मिशन, सौभाग्य, पीएम उज्ज्वला। अच्छा, इधर हेल्दी इंडिया में आपको आ जाएगा नेशनल हेल्थ पॉलिसी, स्वच्छ भारत योजना, आयुष्मान भारत, जन आरोग्य और ये सब चीज। आप एक काम करना और होमवर्क भी, क्योंकि ये काम स्पून फीडिंग से नहीं होगा ना एग्जाम, एक HW करना। जितने भी ये टर्म्स हैं, इसके 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 और इसके, एक सेकंड के लिए आप इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 टर्म्स, एक एक टर्म्स को गूगल करना, उनके बारे में पढ़ना। डिजी लॉकर से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि जस्ट रीड अबाउट दीज टर्म्स। नहीं पढ़ोगे कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा, तो प्लीज एक एक टर्म है, आधा दिन नहीं लगना है, ठीक से हद मार के तुम कर ही लोगे शाम तक। अगर रात रात को ही बैठते हो ना, एक दिन में एक वो टारगेट बना लो कि आज मुझे फाइनेंशियल इंक्लूजन के सारे टर्म्स लिखने हैं, आज मुझे सारे डिजिटल के लिखने हैं, ईज ऑफ डूइंग के लिखने हैं और हेल्दी इंडिया के लिखने हैं। एक दिन में काम हो जाना है, तो इसके करके बताना। अगर कोई डाउट है तो आई विल डिस्कस डेट ऑल्सो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये सीपीआई से रिलेटेड है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। देखो सीपीआई इन्फ्लेशन हमारा मतलब यहां तक है, ये तो डब्ल्यूपीआई है और ये सीपीआई है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस और ये वाला आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये इस तरीके से है, सीपीआई 6.8 है और होलसेल 11.5 है। तो इसको हमें गवर्नमेंट मेजर्स टू इंश्योर डोमेस्टिक सप्लाई, तो हमने क्या किया है कि सबसे पहले कस्टम ड्यूटी वेव किया कॉटन पे, एक्साइज ड्यूटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल्स पे कम किया। अच्छा, एक काम और था इसमें मेंशन नहीं है वो, डेट इज द वीट सप्लाई को हमने बंद कर दिया था, है ना। ये कहीं ना कहीं निगेटिव भी है, बट ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो काम अच्छा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व स्टार्टिंग में बताते हैं कि डिप हुआ है। देखो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व, ये श्रीलंका वगैरह पाकिस्तान, इनका फॉरेक्स रिजर्व क्या है, ये हालत खराब हुई पड़ी है। और हमारा अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो ये है 563, ये बिलियन डॉलर्स में होती है, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व। और पिछले साल बहुत ज्यादा था, 607 था। कोविड के टाइम पे हमारा कम हुआ था, 525 के आसपास गिरा था, बट ये अब रिकवर कर रहा है। 563 जहां तक मुझे याद है, ये 525 के ही आसपास था, बट अब 563 है, ये याद रखना ये टर्म। नेक्स्ट है हमारे पास फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत सुधार किया हम लोगों ने लास्ट ईयर से, 315.7 मिलियन टन में डेटा है ये। नेक्स्ट है हमारे पास टॉप रेमिटेंस, मतलब बाहर से कितना रेमिटेंस होते हैं, तो इंडिया टॉप पे है भाई साहब, 100 रेमिटेंस इन फिगर इन यूएस बिलियन डॉलर्स। अच्छा, ये है नेशनल एक्शन प्लान, इसमें भी वही काम करना है जो आपने करना था 1.5 ईयर्स में, कि आधे साल में हम लोगों ने क्या क्या काम कर रखा है। तो देखो इसमें किस तरीके से है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर एक न्यूज में था, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, ये बहुत पढ़ा है हम लोगों ने इसके बारे में। दूसरा है G20 इस बार, और हमारा एक वो है कार्बन रिडक्शन करना, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना और जीरो कार्बन की जो पॉलिसी है उसको मेंटेन करना, उसको लाना, ठीक है। इसमें हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, दैट वाज द कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट होता है, लेट्स सपोज कि 100 रुपए मेरे पास है, ठीक है, सपोज करना 100 यूनिट ऑफ कार्बन है, ठीक है, 100 यूनिट ऑफ कार्बन, आई एम इंडिया और कोई पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, ये पेन पाकिस्तान मान लेते,
ठीक है, अब मेरे पास है क्या कि 100 यूनिट ऑफ कार्बन हम यूज कर सकते हैं, पाकिस्तान के पास भी 100 है। मैंने क्या किया, अपने पॉलिसीज में चेंजेस लाए, गवर्नमेंट पॉलिसीज में बहुत सारी चेंजेस लेकर के हमने 80 में ही काम चला लिया। 20 मेरे पास अभी भी है, पाकिस्तान नहीं कर पाया, उसका 120 चला गया, उसे 20 और चाहिए तो वो 20 मेरे से खरीद लेगा, वो क्रेडिट ले लिया। ठीक है, मैंने बेच दिया तो मेरा प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, तो वही कार्बन क्रेडिट होता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। अच्छा, पिछले साल एक और चीज हुई थी, डेट वाज द कोप 27, कोप 28 भी न्यूज में है। तो ये सब चीजें हुई, तो कहीं ना कहीं हमें क्लाइमेट पे भी इफेक्ट इम्पैक्ट करना है या फिर देखना है। तो इन टर्म्स को भी आपको गूगल करना होगा, UNFCCC, G20, कोप 27, कोप 28 और कार्बन क्रेडिट। कोप 8 इंडिया में हुआ था, ये पता होना चाहिए। फिर कोप 1, ठीक है, अर्थ समिट, ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC, तो ये न्यूज में था, इसको साथ में लिंक करके पढ़ना है। चलिए, तो हमने क्या क्या किया इसके लिए, मिशंस एड्रेस किए, अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एनडीसीज, नेशनल डेवलपमेंट एक्शन प्लान्स पे, लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट, शेयर ऑफ रिन्यूएबल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, फिर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जिसमें आरबीआई ऑक्शन 2 ट्रेंचेस ऑफ 4000 करोड़ विद वर्थ बॉन्ड ऑफ 5 to 10 साल, ईयर कैटेगरी का आरबीआई ने वो भी किया था ग्रीन बॉन्ड के लिए। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप एक काम करना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, इनको गूगल करोगे आप और इसको पढ़ोगे साथ में, प्लस कोप 27, कोप 28 या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC गूगल करना। और इसको हम लोगों ने पढ़ा था टिल व्हाट पॉइंट माय मेमोरी से, इसकी 19 नवंबर की एक वीडियो है जिसमें मैंने कंक्लूड किया था कोप को। 19 नवंबर, डेट याद रखना, 19 नवंबर। ठीक है, आगे पीछे देख लेना थोड़ा सा, इतना तो कर ही सकते हो ना। 18 से 19 नवंबर की वीडियो है और उसकी पीपीटी भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। 18-19 नवंबर की वीडियो है, उसमें देखना मिल जाएगा कोप के बारे में सब कुछ जो वहां खोजोगे। ठीक है, और उसका सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड्स और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये कर लेना। अच्छा, इसके साथ अगर मन हो तो एक टर्म है डेट इज द मसाला बॉन्ड्स, इसको भी करते हुए चलना। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंस होल्ड रखती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द, ये आगे की है कि भाई जीडीपी, एफडीआई, ये क्या रहेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाउ द थिंग इज स्टैगफ्लेशन, जब इन्फ्लेशन परसिस्टेंट हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता है साथ साथ, तो डिमांड जो होता है कंट्रीज इकोनॉमी में स्टेगनेंट हो जाती है। तो 3 बातें इसमें करी गई, ये देखो, एक है इन्फ्लेशन की बात की गई इसमें, एक बात किया गया आपको एम्प्लॉयमेंट की, एक बात की गई आपको डिमांड की। इन्फ्लेशन, अब ये किसका वो है क्राइटेरिया, स्टैगफ्लेशन का। इन्फ्लेशन आपकी एकदम हो जाएगी कि परसिस्टेंट है, वही चल रहा है जो है सो। एम्प्लॉयमेंट घटती जा रही है, डिमांड स्टेगनेंट हो जाएगी। जब ये कंडीशन आ जाती है तो हम इस कंडीशन को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। अच्छा, ये एम्प्लॉयमेंट लिखा है मैंने यहाँ पे, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा, तो ऑब्वियस वैसा वर्षा चीजें हैं। इतने तो समझदार हो, लॉजिकल रीजनिंग बनाते हो। चलिए, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, शांति भूषण, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर एंड बेकर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डाइज। बड़ा बुरा लगता है व्हेन आई रीड दिस स्टेटमेंट, बट क्या कर सकते हैं, है ना। एक गाना सुना है सबने, पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी, पल दो पल मेरी हस्ती, है ना। तो वही बात है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, और हमें पढ़ना है। तो बस इतना रखिए कि हमारे लॉ के फील्ड में ऐसे ऐसे स्टॉलवर्ड्स रहे हैं जिनके वजह से आज हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो शांति भूषण साहब के बारे में अगर पढ़ें तो इन्होंने बहुत सारी चीजें की थी। सबसे पहला है राज नारायण वर्सेस, पहले केस जान लेते हैं, उसके बाद फिर आपको सारा फैक्ट्स मिल जाएगा। इंदिरा गांधी। दूसरी बात, अब इस केस में क्या हुआ था, पूरी दुनिया जानती है इस केस में क्या हुआ था, अनसीटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर। खैर उन्होंने रिजाइन नहीं दिया था, बट ऑर्डर आ गया था, और केस था आपको
इलाहाबाद हाई कोर्ट का। साल था 1974। उसके बाद इमरजेंसी लग गई थी, 73-74 का ईयर था। अच्छा, कहीं ना कहीं यहां पर एक चीज लिंक हो जाती है, दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिसका डेवलपमेंट का आपको एक वीडियो मिला हुआ है, आप प्लीज उसे देखना, वहां से सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद केस था पेशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। मैंने ये केस लंबा इतना है ना कि इसलिए इस पे एक वीडियो बना दी है। 13 जज की बेंच थी, 7-6 का जजमेंट था और लॉन्गेस्ट चलने वाला केस था। खन्ना जी प्लेड द मेजर रोल। नेक्स्ट है हमारे पास, इनका एक केस था, डेट वाज द एडीएम जबलपुर। आई विश आई कुड राइट दिस केस इन ब्लैक पेन वर्सेस शिवकांत शुक्ला। लोग इसे दो दो नाम से जानते हैं, एक तो इमरजेंसी का केस बोलते हैं लोग इसे एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं हेबियस कॉर्पस केस, और लॉ स्टूडेंट्स इसे एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज द ब्लैक केस। इसीलिए क्योंकि इस केस ने एक ऐसा इतिहास लिखा था जिसपे इवन द सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, एक गलती तो हुई थी, एक गलती हर कोई मानता है। ये केस था आपको 1979-80 का केस था, ये इमरजेंसी के जस्ट बाद का केस था ये। अच्छा, इन्होंने एक और काम किया, ही ड्राफ्टेड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इन्होंने ड्राफ्ट किया था जिसने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को कह दीजिए कि रिफॉर्म किया एक तरह से, और 42nd था आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये आया था 1978 में और ये आया था 1976 में। ठीक है, वोट बहुत भर गया ना, क्या कर सकते हैं, इंसान ही ऐसा थे। चलिए, तो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला केस था इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। ये केस मैंने बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन के टाइम पे बताया था। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, राजनारायण साहब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हार गए थे। ठीक है, इलेक्शन हार गए थे, तो इन्होंने इंदिरा गांधी का इलेक्शन चैलेंज कर दिया कि ये जो इलेक्शन है वो गलत है, क्योंकि इसमें मिसयूज ऑफ ऑफिशियल गवर्नमेंट मशीनरी हुआ है, गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज हुआ है। मिसयूज कुछ नहीं था, एक तेल वेल का इशू था, बट मिसयूज इज मिसयूज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व किया और बताया कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो है वो इनवैलिड है, यानी कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे वसुंधरा गांधी, उनको डिसीट किया जाएगा, उनको अनसीट किया जाएगा, वो हटा दी जाएंगी। 10 दिन का टाइम मिला था मैडम को, और इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ओवरटर्न कर दिया गया इस जजमेंट को, कहा गया कि नहीं, सही है इलेक्शन। चलिए, वो तो खैर अलग बात है, वो हर कोई जानता है कि क्यों हुआ था प्रमोशन जस्टिस A.N. रे का। ये बात पब्लिक डोमेन में है, इसमें जस्टिस A.N. रे का प्रमोशन किया गया 4 जजेस को सुपरसीड करके, और कहीं ना कहीं कोलेजियम और एनजैक भी इस केस से जुड़ जाता है। अच्छा, आपको कोलेजियम और एनजैक के ऊपर जो है एक वीडियो आ जाएगी, कल रात को मिल जाएगा, इट इज माय प्रॉमिस। वीडियो बन चुकी है, कल रात को आ जाएगी, 17-18 मिनट की वीडियो है, देख लेना, समझ में आ जाएगा कोलेजियम और एनजैक। जस्टिस A.N. रे, और उस टाइम पे शांति भूषण साहब ने कहा था कि ये गलत है, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी बात इन्होंने की, इन्होंने डिफेंड भी किया बेसिक स्ट्रक्चर, इन्होंने बताया भी कि क्या क्या हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद खैर ये तो चलिए एक किस्सा था जो खत्म हुआ, और बुक भी लिखी गई, प्रशांत भूषण ने किताब लिखी है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण की। दूसरी केस है हमारे पास एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इस केस में ये कहा गया था, बहुत बड़ी बात कह दी गई थी, इमरजेंसी के टाइम पे लोगों को डिटेन किया जाता था बिना रीजन बताए। ठीक है,
टाडा पोटा ये सब लगा दिया जाता था। टाडा इज बेसिकली टेररिस्ट एंटी डिसरप्टिव एक्ट एंड पोटा इज प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट। तो टाडा पोटा लगा दिया जाता था लोगों पे। तो इस केस में ये कहा गया कि आर्टिकल 21 जो है वो भी सस्पेंड हो जाएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। मतलब आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और एक और बात कही गई, 19 भी ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। कहीं ना कहीं आर्टिकल 358 और 359 लाइमलाइट में आ गया। आर्टिकल 358 और 359 से 19 सस्पेंड होता है, 58 से अपना पूरा सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, वो तो चलिए बात की बातें, कॉन्स्टे की बातें हैं। तो इसमें एक चीज देखना इस इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में, और आई गेस के आने वाले टाइम पे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इमरजेंसी प्रोविजंस पे, तो आपको मिल जाएगी। बट अभी के लिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजियम है। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में कहा गया कि आर्टिकल 21 सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी स्टेट कैन टेक योर लाइफ। और इस जजमेंट में डिसेंट करके केवल एक ही जज थे जिन्होंने डेमोक्रेसी बचाई इस टाइम पे, उन्होंने डिटेन्यूज का साथ दिया, उनका नाम भी देखेंगे आगे हम। और शांति भूषण साहब इस केस में थे और उन्होंने कहा था कि ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट भी मानती है आज के टाइम पे कि ये केस जो है वो ब्लैक डे था इंडियन जुडिशरी का। जुडिशरी झुक गई थी गवर्नमेंट के आगे, तो गलती हुई और उन गलतियों को सुधारा गया बाद में। ठीक है, और 350 और आर्टिकल 21 को एग्जिम्प्ट किया गया कि ये सस्पेंड नहीं हो सकता। ठीक है, इस केस को हेबियस कॉर्पस भी बोला जाता है क्योंकि जो डिटेन्यूज थे उनका पता नहीं था कि कहाँ है नहीं है। लालू प्रसाद यादव भी थे इस टाइम पे, बहुत सारे लोग थे, स्टॉलवर्ड्स थे जो आज मतलब जिनके आप नाम सुनते हो, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद, और बहुत बड़े बड़े लोग थे जो आज के स्टॉलवर्ड्स हैं, पॉलिटिशियंस जो एक जगह खड़े हो जाए इलेक्शन जीतेंगे, समझ लो उनको कैंपेनिंग की नीड नहीं होती है। तो वो उनका जज्बा था, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे उस टाइम पे। इस केस को हेबियस कॉर्पस बोला जाता है, एक रिट होता है, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, ब्रिंग द बॉडी। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है ब्रिंग द बॉडी। ठीक है, और क्योंकि ये इमरजेंसी प्रोविजन से अगेंस्ट था इसलिए इसको हम इमरजेंसी केस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ही ड्राफ्टेड द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उन्होंने ड्राफ्ट किया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि जिसने सुधार की 42वें संशोधन में और एक नया आयाम दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें समझ में आई होंगी, और आने वाले संडे के बाद हम ये इमरजेंसी प्रोविजंस और उनके रिपरकशंस को सारा डिस्कस करेंगे विद ईच एंड एवरी आर्टिकल। आई होप कि सेशन आपको पसंद आएगा वो। ठीक है, और अभी के लिए कोलेजियम और डॉक्ट्रिन आपको देख लेना। चलिए, तो शांति भूषण साहब के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की। 1978-79 में ये लॉ मिनिस्टर भी रहे, 77 से 79 में। ठीक है, कैबिनेट में ये मोरारजी देसाई का कैबिनेट था उस टाइम पे, और उस टाइम पे शांति भूषण साहब लॉ मिनिस्टर थे। तो ये चीजें हैं, बाकी और देखेंगे क्या है। वेटरन सोशलिस्ट लीडर राजनारायण के बारे में केस लिखा हम लोगों ने। अच्छा, राजनारायण इंदिरा गांधी के अगेंस्ट केस लड़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूंसी थी रायबरेली, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस टाइम पे जज थे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। इन्होंने ही डिसीट किया था प्राइम मिनिस्टर को, या अनसीट किया था इंदिरा गांधी को, और हियर्ड द केस एज अ विटनेस, और इंदिरा गांधी हैड पर्सनली अपीयर्ड। और ये इस केस में पहली बार ऐसा हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में कि कोई प्राइम मिनिस्टर कोर्ट में आया है। कोर्ट हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, मैटर नहीं करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट में आना पड़ा 2 बार, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। तो रायबरेली की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और ये राजनारायण का ही कहना था कि मैडम भी आए कोर्ट में और बताएं कि क्या बात है, नहीं बात है। ऐसा नहीं चलेगा कि उनका सेक्रेटरी आके बता रहा है, आपको कोर्ट का बुलावा है, आना पड़ेगा। और जगमोहन लाल सिन्हा ने भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर हैव टू कम, और प्राइम मिनिस्टर आई। नेक्स्ट देखते हैं, ही रिकॉर्ड्स। अच्छा, इनकी सारी वो केसेस वो एक कोर्टिंग डेस्टिनी या मेमोयर में रिकॉर्डेड है। ये बुक है जिसमें इन्होंने लिखा है हर चीज, कि इन्होंने ये भी बताया कि कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के दिन ये बॉम्बे में थे, ये उस टाइम पे इलाहाबाद में नहीं थे, और जब पता चला तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई कि भाई प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया सीट से। अदर केस ब्रिंग शांति भूषण टू द लाइमलाइट वाज द एडीएम जबलपुर केस ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जिसको हम लोगों ने देखा 5 जज की बेंच थी। एचआर खन्ना ने फेवर में डिसाइड किया था डिटेन्यूज में, और एचआर खन्ना ने डेमोक्रेसी बचाई थी उस दिन डिसेंट करके। ठीक है, और एचआर खन्ना को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था, इनको भी सुपरसीड करवा दिया गया था एमएच बेग से। ठीक है, और उसके बाद खैर ये सिलसिला खत्म किया शांति भूषण ने, वाईवी चंद्रचूड़ को बना के चीफ जस्टिस, जो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस हैं, जिनके सन डीवाई चंद्रचूड़ आज इंडिया के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है,
देखो इस केस में यही कहा गया था, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 1921 द हेबियस कॉर्पस पिटिशंस वर स्टिल मेंटेनेबल, ठीक है, 1921 सस्पेंड नहीं होगा। द रिमेनिंग 4 जजेस एन रे, एमएच बेग, वाई चंद्रचूड़, पीएन भागवती हेल्ड दैट नो हेबियस कॉर्पस पिटिशंस वर मेंटेनेबल ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और बहरहाल इसमें बहुत एक स्टालवर्ड थे जिन्होंने इस फेवर में सुना दिया, दैट वाज द पीएन भागवती, जिनको हम लोग पीआईएल के फादर भी कहते हैं, फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बट ठीक है, सर्कमस्टांसेस हैं, फैक्ट्स हैं, जो जिसको ठीक लगा। जजेस ने बाद में कहा भी कि ये गलत हुआ है, जो भी हुआ। This, however, did not prevent Shanti Bhushan as the law minister in Morarji Desai in the post-emergency period from adhering to the principle of seniority while appointing, और उन्होंने वाई वी चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया, भले ही जनता पार्टी के लीडर जयप्रकाश नारायण का अपोजिशन था। उनका ये मैं भी कहना हो कि किसी और को लेके आओ, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, जो सीनियोरिटी है वो होनी चाहिए, ये फालतू का कलेश नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन्होंने 44th अमेंडमेंट को ड्राफ्ट भी किया था। व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, ये कल का है। पार्लियामेंट अब 16th फाइनेंस कमीशन बनाने के तत्पर है। तो फाइनेंस कमीशन जब बनाई जाएगी तो 15वां फाइनेंस कमीशन को डिसॉल्व होगा, एक रिपोर्ट आएगी तो डिसाइड रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन सेंटर स्टेट। रिकमेंडेशंस थे इनके ये वाले। और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन रोल आउट जीएसटी, इट में सजेस्ट चेंजेस डिवोल्यूशन, ये 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में था। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट सून स्टार्ट करेगा प्रोसेस कि 16th फाइनेंशियल कमीशन स्टार्ट करे। फाइनेंस कमीशन होता क्या है, जो कि टैक्स, रेवेन्यू, सेंटर स्टेट इनके बीच में बताता है। कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, आर्टिकल 280 से कॉन्स्टिट्यूट होता है फाइनेंस कमीशन, ठीक है, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा फाइनेंस कमीशन। और इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट द एंड ऑफ एवरी 5th ईयर एज द अर्लियर डीम्ड नेसेसरी बाय द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट में डिटरमाइन कर सकता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। एक्ट है इनका 1951 फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, ठीक है। ये मैंडेट क्या है, ये कमीशंस रिकमेंडेशंस करता है प्रेसिडेंट को कि भाई सेंटर स्टेट के बीच में क्या क्या चीजें हैं। फंड्स एलोकेशन के बारे में बताता है, क्या क्या कंसोलिडेटेड फंड्स होनी चाहिए। कंपोजिशन में चेयरमैन होते हैं और 4 अदर लोग होते हैं, यानी 5 लोग होते हैं पूरे कंपोजिशन में। क्वालिफिकेशन मतलब ये पार्लियामेंट से देती है कि भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये जो भी है। और स्पेशल नॉलेज फाइनेंसेस का होना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारे पास जस्टिस जी रोहिणी जी वो अदर बैकवर्ड क्लासेस में सब कैटेगराइजेशन के ऊपर कमीशन की हेड बनी है। जी रोहिणी कमीशन प्रेसिडेंट बनाए हैं आर्टिकल 340 के अंदर, हेडेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस जी रोहिणी दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं। टर्म ऑफ रेफरेंसेस हैं, एग्जामिन करना है इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस, मैकेनिज्म, क्राइटेरिया, और ये पूरा एक्सरसाइज इनको कंटिन्यू करना है। आर्टिकल 340 बताता है प्रेसिडेंट ऑर्डर से अपॉइंट कर सकता है एक कमीशन, जिसमें वो अगर लगता है कि हाँ इन्वेस्टिगेट करने की नीड है तो प्रेसिडेंट कर सकता है। वही बात प्रेसिडेंट ने की है। नाउ इट इज अबाउट द वर्ल्ड लेप्रेसी डे। लास्ट में लिखा हुआ था लास्ट सैटरडे संडे ऑफ जनवरी, वही होता है, हर लास्ट संडे को लेप्रेसी डे मनाया जाता है। 30 जनवरी इस बार पड़ा था और ये महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी भी थी। द थीम ऑफ द वर्ल्ड लेप्रेसी डे, एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी। की फैक्ट्स, इन्फेक्शियस डिजीज होता है। आप अगर दिल्ली मेट्रोज में देखोगे तो दिखेगा कि लेप्रेसी इज नॉट कंटेजियस, ठीक है। The disease predominantly affect the skin and peripheral nerves. Is left untreated, the disease may cause progressive permanent disabilities. Transmission ये बैक्टीरिया वगैरह से मेजरली साउथ ईस्ट एशिया की डिजीज है। नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज विच स्टिल अकर इन मोर देन 120 कंट्रीज। इंडियाज इनिशिएटिव क्या है, नेशनल लेप्रेसी एराडिक्शन प्रोग्राम हम चलाए हैं। सेंट्रल स्टेट और यूटी का है। ग्लोबल इनिशिएटिव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है 2021 से 30 के बीच में, टुवर्ड्स जीरो लेप्रेसी, ठीक है। नाउ इट इज अबाउट द आंध्र प्रदेश कैपिटल। देखो आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल थे, अब वाइजैग एक सिंगल कैपिटल होगा। अमरावती, कर्नूल और विशाखापट्टनम ये 3 की बात थी। और आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई एस जागा मोहन रेड्डी, इन्होंने कहा है कि वाइजैग कैपिटल होगा। और ये कर्टन रेजर सेरेमनी कर रहे थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जो कि मार्च में वाइजैग में ही होगा। 3 कैपिटल्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल। ऐसा साउथ अफ्रीका में भी है, याद रखना, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। विशाखापट्टनम which has infrastructure can be considered being the executive capital, अमरावती legislative और कर्नूल जुडिशियल, ये 3 कैपिटल पॉलिसी थी। कर्नूल was the judicial, अमरावती was the legislative और विशाखापट्टनम was the executive capital। साउथ अफ्रीका में भी इस तरह का है। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है उनका, और ब्लोमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज लोकेटेड है जोहान्सबर्ग, ठीक है। नाउ व्हाट नॉट टू बी मिस, द इकोनॉमिक सर्वे दैट वाजंट, ये टॉपिक पढ़ लेना बस। और मनरेगा के बारे में बाकी कुछ नहीं पढ़ना, इकोनॉमिक सर्वे फोकस करना, जितना होमवर्क है उतना कर लेना, बहुत हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास आज 3-4 चीजें हैं, इकोनॉमिक सर्वे है, एनजेक, कॉलेजियम, बहुत सारी चीजें हैं, प्रोविजंस हैं इमरजेंसी के, बेसिक स्ट्रक्चर भी देखना है, तो बहुत कुछ है। शांति से बैठ के आराम से चीजों को क्लियर आउट करो,
ठीक है। नाउ जो क्वेश्चन, ये किशनगंगा राइटर प्रोजेक्ट है झेलम वाला, इस तो हम लोगों ने देखा था, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में है। इन विच ईयर डिड द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्ट कॉन्फरिंग द पद्मा अवार्ड्स? पद्मा अवार्ड्स 1955 से स्टार्ट हुए थे। अमेरिकाज लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर बताना कौन है? वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप अभी हुआ है, अंडर 19 जीती है हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम, और ये है फरवरी में, तो कहाँ होगा बताना। इन विच ईयर डिड द ट्रॉपिकल साइक्लोन अम्फान हिट द वेस्ट कोस्ट ऑफ द बांग्लादेश? नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और ये पीपीटी आप सक्सेस मंत्रा डिजिटल के टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो, लिंक पीपीटी में ही है, राइट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।